नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास अधूरी रह गई थी और आप सभी को पता था कल स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन आप सभी की दुआएं इतनी आई और बहुत अच्छा लगा जानकर के आप सभी जो दूसरा परिवार में मानता हूं, आप सभी को बहुत चिंता करते हैं और आप सभी की चिंताओं के या दुआओं के कारण बहुत जल्दी वापस स्वास्थ्य ठीक भी हो गया। आज काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं और आप लोगों की पढ़ाई में व्यवधान न पड़े इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। हालांकि कल की जो साथियों क्लास थी वो कैसे हो पाई, वो मतलब महादेव की कृपा ही है। हालांकि उसमें एक गलती रही थी, बाद में मैंने बता दिया था, वो टीम ने आपको टेलीग्राम पे भी और क्लास के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी पिन करके बता दिया था कि चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुशीनगर नहीं कुंडलवन है, उसे सही कर दें थोड़ा सा, ये है। तो कल साथियों जो है क्लास अधूरी रही थी उसको आज पूरी करेंगे अपन। और कल की जो आपको पता है, मैंने आपको शेयर करके बताया था कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए। तो स्पेक्टिकल कोबरा जो शिव जी धारण करते हैं वो उसे जो है रेस्क्यू किया गया, मित्र स्नैक लवर है अशोक जी उनके द्वारा। और फिर जो रिलीज करने के समय था वन्य जीव क्षेत्र में उन्होंने बुलाया था और बहुत अच्छा लगा जानकर। कल के जो फोटो पे कुछ कमेंट संस्कृति प्रेमियों के बहुत आए अच्छे, वो ये थी कि सर आपने धोती कुर्ता पहन रखा है जो अच्छा लग रहा है वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दरअसल बात यह है कि श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण महीने में हमारा योगा ग्रुप है एक, और हम जो है रोज सुबह 4 बजे शिव जी का अभिषेक करते हैं, 4 से 7-8 बजे तक उनकी सेवा करते हैं। और श्रावण मास चल रहे भी है, मेरे अखंड व्रत चल रहे हैं। तो ये सभी है, तो महादेव जी की कृपा है और मेरे ऊपर कृपा होगी तो आप पर कहीं ना कहीं कृपा होनी ही होनी है। तो वही है कि साथियों महादेव तो सबका भला करते हैं, वो भोले भंडारी है और वो सभी का कल्याण करते हैं और सभी का कल्याण करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है और श्रावण मास पूरा धोती कुर्ते में ही अच्छा लगता है। और यह है कि देखो जैसे संस्कृति बहुत संस्कृति से प्रेम करना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान की शान पहचान है साफा, जोधपुरी साफा। मुझे नहीं आता था लेकिन यूट्यूब के माध्यम से सीखा है मैंने और जोधपुरी साफा में बांध देता हूँ। कई शादी ब्याह में वगैरह भी जाते हैं तो वहां पे भी अपनी मतलब बहुत आव भगत होती है, लोग मानते हैं कि यार इनको साफा बांधना आता है। वो आप लोग भी ऐसे संस्कृति से प्रेम किया करें, जिया करें इसको, बस यही जिंदगी है। जो यहाँ पे जी ली वो जी ली, उसके बाद में किसने देखा है। ठीक है, चलिए साथियों हम बातें ज्यादा नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, क्यों क्लास वैसे भी लंबी होनी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आज भारतीय इतिहास लगभग अपन इसके अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है रिवीजन के दौर रिवीजन के टाइप, तो ये पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे साथियों कल अपन ने ये वाली स्लाइड पे ही छोड़ दिया था, इसको पहले पूरी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्धन वंश के किस शासक ने हुण हरिण केसरी की उपाधि धारण की। हुण हरिण केसरी यानी कि हरिण के समान जो हूण थे उसमें केसरी यानी सिंह के समान, ये उपाधि का अर्थ ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना साथियों कि वर्धन वंश का ही दूसरा नाम जो है वो पुष्यभूति वंश है। ठीक है, पुष्यभूति वंश दूसरा है। तो मैंने यहाँ पे कल आपको एक ट्रिक बताई थी, पुनरादित्य प्रभा, पुनरादित्य प्रभा। ठीक है, अब देखो पुनरादित्य प्रभा यानी कि सबसे पहला ही पहला, यानी कि पू से तो पुष्यभूति वंश आ गया, नर से आ गया आपके नरवर्धन, नरवर्धन। यहां से आ जाएगा आदित्य वर्धन, आदित्य वर्धन। इससे क्या रहता है, क्रम याद रहता है अच्छे से। ठीक है, और ये आ जाएगा प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो सबसे पहले आपके जो उत्तर है ना साथियों, वो उत्तर है ये। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने ये उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक तो था राज्यवर्धन, ठीक है, और एक था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को अपन पढ़ते हैं, ज्यादातर जो है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी एक बहन भी थी, एक पुत्री थी इनकी, यानी कि एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है ना, राज्यश्री इसका नाम था। फिर बाद में जंगलों में ढूंढने भी गए थे, ये सती होने के लिए चली गई थी वगैरह ऐसा। तो ये राज्यश्री इनकी बहन थी। ठीक है, ये साथियों यहाँ पे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हर्ष चरित्र में कितने अध्याय थे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि हर्ष चरित्र में जो अध्यायों की संख्या थी वो थी 8। हर्ष चरित्र के जो लेखक थे साथियों वो थे बाणभट्ट, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे साथियों ये कहाँ के निवासी थे अगर यदि पूछे
तो ध्यान रखना ये प्रीतिकुटा के निवासी थे, प्रीतिकुटा गांव के निवासी थे। और प्रीतिकुटा गांव कहाँ है? बिहार के अंदर है, प्रीतिकुटा गांव बिहार के अंदर है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी जिनमें आप याद रखना, मैंने ऐसे याद की थी, मैं जैसे याद करता हूं वैसे ही बता देता हूं। देखो किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है, इसको इजी वे में लेना। यदि ट्रिक याद होती है तो करो, नहीं तो सीधा सिंपल भी पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सारी मतलब डिटेल भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो अच्छे से याद हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है आप इसके नोट्स बनाओ, ये जरूरी नहीं है। क्लासेस में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये रिवीजन क्लासेस है, ठीक है ना, क्लासेस बुक्स वगैरह सब दे चुका हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह सब हो चुकी है, ये रिवीजन क्लासेस है। आप सीधा पढ़ लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं देखो वॉकिंग करता रहता हूँ, जैसे इधर गया ना आप पीछे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इधर आऊंगा तब आप यहाँ से ले सकते हो। तो हाँ वो आपका लुकआउट है, क्योंकि क्लास में अपन इतना ध्यान नहीं रख सकते कि कब कब बहुत सारी स्लाइड होती है, तो वो नहीं, आप सब होशियार हो, अपने टैलेंट को पहचानो, ठीक है, और ले लेना जैसे ले सकते हो वैसे। तो BHKP, तो बी का मतलब तो आपके सीधा ही बाण भट्ट ही है। और ये जो है आपके हर्षचरित्र है, इसका मतलब क्या है? हर्षचरित्र है। और एक जो ये ध्यान रखना कि कादम्बरी, ये रचना थी इनकी कादम्बरी, और ये थी पार्वती परिणय, पार्वती परिणय। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों मैं बताऊं यहाँ पे, यहाँ बता देता हूं, इसको मत मानना, ये हर्षवर्धन की भी कुछ रचनाएं थी, और हर्षवर्धन की रचनाएं मैंने याद की थी ऐसे, हर्ष को नार प्रिय, ठीक है, इस तरीके से याद की। अब देखो कैसे याद हुई है कि हर्ष को नार प्रिय, यानी कि सबसे पहले तो रचना किसकी थी? हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की रचना थी। हर्षवर्धन नाटक थे, नाटक लिखे थे, ठीक है ना। तो यहां से देखो, यहां से एक तो लिखा नागानंद, नागानंद लिखा, यहां से लिखा र से रत्नावली, रत्नावली, और ये प्रिय से प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये तीन क्या थे? ये तीनों नाटक थे। ये क्या थे? ये 1 2 और ये 3, ये नाटक थे, ठीक है ना, ये नाटक थे। और इन नाटकों का लेखक भी अलग मिलता है, मतलब थे तो इसके हर्षवर्धन के लिखवाए हुए थे, लेकिन इसको लिखने वाला जो था उसका नाम कहीं ना कहीं धावक पढ़ने में आता है, ठीक है। चलिए यहां से ये लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ऐसे डायरेक्ट याद रह जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर देखो अभी मैंने टाइम दिया भी है आपको, ठीक है ना, अब मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि इसमें फिर ये दूसरा आएगा सब मैटर। चलिए अब आते हैं साथियों आगे। गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे बताओ देखा, गहड़वाल वंश के संस्थापक। चलिए इसमें एक साथियों ट्रिक याद रखना, चमगोविज, चमगोविज। अब ये जो है ना स्कूल लेक्चरर का, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, बाकी ये क्लासेस स्कूल लेक्चरर की मैंने जो 16-17 क्लासेस दी थी फर्स्ट पेपर हिस्ट्री वाली, उसके अंदर ये सारे करवाए थे। तो ये कैसे याद रहेगा? देखो चमगोविज का क्या मतलब है, चमगोविज से ऐसे याद रखना है, जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव, चंद्रदेव। फिर ये म से जो है मदनपाल, मदनपाल। यहां से गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र, ठीक है। यहां से विजय चंद्र, विजय चंद्र, और यहां से जयचंद। अब जयचंद कौन सा है? जब कहा जाता है, इसके लिए मुहावरे बने हुए कई सारे, यदि किसी के जैसे गद्दारों का नाम लिया जाता है तब कहा जाता है कि राज्य में कई से जयचंद हुए हैं, या समाज में कई से जयचंद हुए, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब युद्ध हुआ तब जयचंद ने सहायता नहीं की थी, लेकिन जयचंद और मोहम्मद गौरी का भी एक युद्ध हुआ था जो 1194 में चंदावर का युद्ध था, ठीक है ना। 1194 के अंदर मोहम्मद गौरी से चंदावर का युद्ध लड़ा था, और ये वही जयचंद है जिसकी पुत्री का अपहरण कर पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। इसकी पुत्री का नाम संयोगिता था, ये वही जयचंद है। अब बात करते हैं चंदेल वंश के संस्थापक। सबसे पहले तो ध्यान रखना साथियों, चंदेल वंश जो था वो जैजाक भुक्ति के, यानी कि अब बुंदेलखंड यदि आप कहो ना वो वाले हैं, तो जैजाक भुक्ति के चंदेल, ठीक है, जैजाक भुक्ति के चंदेल थे। अब देखो इनकी भी एक ट्रिक है,
इनके संस्थापक की बात की है ना, तो इनके संस्थापक मैं पहले बता देता हूं आपको। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था नन्नुक, ठीक है, नन्नुक द्वारा स्थापित था। अब देखो मैं ट्रिक बताता हूं आपको, इसकी ट्रिक है नए धंग विपर, ठीक है, नए धंग विपर। अब करते हैं, तो न से तो आ गया नन्नुक, यहां से आएगा यशोवर्मन, यशोवर्मन, यहां से आएगा धंग, बहुत यशस्वी शासक था उस समय का धंग, यहां से आएगा गण, ठीक है, यहां से आएगा विद्याधर, विद्याधर, और यहां से आएगा परमर्दी देव, परमर्दी देव। इसी परमर्दी देव के दो सेनापति थे बहुत मतलब शक्तिशाली, आला और उदल। आला उदल ने महोबा का युद्ध लड़ा था, मतलब आला उदल जो थे सेनापति थे, महोबा के युद्ध में महोबा का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय से 1182 के अंदर, ठीक है ना। तो ये है, आज भी बुंदेलखंड के अंदर इनके यशो गीत गाए जाते हैं, आला और उदल के, ठीक है। कोई साहसिक कार्य करो तो आपके भी गीत कहीं गाए जाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, ठीक है ना। तो आपको भी पसीने से नहाना पड़ेगा, तो आप इतिहास बदलने की क्षमता रख सकते हो, ठीक है। चलिए, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम बताना है। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम था साथियों मूलराज प्रथम। ये चालुक्य वंश जो है ना, वो सोलंकी वंश ही है, सोलंकी को ही चालुक्य कहा गया है, ठीक है ना। गुरु वशिष्ठ के अग्नि यज्ञ से उत्पन्न 4 जातियों में से एक जाति चालुक्य जाति बताई गई है। अब इनकी भी एक ट्रिक है जो है मुभिक जक्कू अमुभी, ठीक है। चलिए कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मूलराज प्रथम आ गया, फिर आ गया भीमदेव प्रथम, ठीक है, भीमदेव प्रथम, फिर यहां से आएगा आपके कर्णदेव, ठीक है ना, कर्ण चालुक्य, फिर यहां से आएगा जय सिंह सिद्धराज, सिद्धराज इनकी उपाधि थी, जय सिंह सिद्धराज, फिर यहां से आएगा अजय पाल, यहां से आएगा मूलराज द्वितीय, और यहां से भीमदेव द्वितीय। ये मूलराज द्वितीय जो है, इसने मोहम्मद गौरी को 1178 में आबू के युद्ध में हराया था, इतना पावरफुल था ये। इसकी संरक्षिका जो थी, इसकी माता नायिका देवी रही हुई है। और ये भीम जो है वो उसके समय में देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है, लुणवसाई जैन मंदिर, उसका निर्माण हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे लुणवसाई जैन मंदिर, वो उसके वास्तुकार थे शोभन देव, ठीक है। ये सारा याद रखें। बोर्ड भर गया तो पूरा देखो, बोर्ड अच्छा लग रहा है। मैं देखो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इधर उधर हो सकता हूँ, आप ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी फिर बाद में गुरुजी ने दोस्त दे जो मत, आजकल चेला गुरुजी ने ज्यादा दोस्त दिया करे, ठीक है। चलिए, प्रथम महिला सूफी संत, अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम महिला सूफी संत कौन थी। तो प्रथम महिला सूफी संत का जहां भी पूछा जाए ना, वहां पे आपको याद रखना है कि प्रथम महिला सूफी संत थी राबिया, 8वीं शताब्दी में हुई। यदि बात करें साथियों कि भारत में सूफी सिलसिलों का प्रवेश किस सिलसिले से हुआ या कब से हुआ, तो ध्यान रहे कि भारत में जो है सबसे पहले जिस सिलसिले का प्रवेश हुआ वो चिश्ती सिलसिला था, ठीक है ना। इनको याद रखने की एक ट्रिक है, चिशु फिस कान, ठीक है। कैसे याद रहेगा चिशु फिस कान का क्या मतलब है, चलिए मैं बताता हूं, चिंता नहीं करनी है। ची से मतलब है चिश्ती, यहां से फिर बाद में जो है सुहारावर्दी, ये क्या है क्रमशः है, ठीक है ना। सुहारावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी सिलसिला, ठीक है। यहां से कादिरी सिलसिला, और यहां से नक्शबंदी। अहमद सर हिंदी जो थे वो इसके थे, नक्शबंदी, ठीक है ना। चलिए, ये सिलसिले, ये मतलब बहुत कट्टर सिलसिला था, ठीक है।
चलिए अब देखो, यदि बात करें चिश्ती सिलसिले की, तो अपने भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अपने पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली से छठी रजब तक इनका उर्स बरता है। अजमेर में इनकी दरगाह है, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। जायरीन बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जो थे गरीब जीवन जीते थे, इसलिए इन्हें गरीब नवाज भी कहा गया। ठीक है, गरीब नवाज के नाम से भी जाना गया। इनकी जो दरगाह है साथियों, इनकी दरगाह अजमेर में है, दरगाह अजमेर में है। और इस दरगाह का जो निर्माण प्रारंभ करवाया, निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया। लेकिन पक्की मजार जो बनाई, पक्की मजार जो बनाई वो मोहम्मद खिलजी। अब मोहम्मद खिलजी वो सल्तनत वाला नहीं है, ये मालवा वाला है। ठीक है ना, मोहम्मद खिलजी ने इसकी पक्की मजार बनवाई। इसके अलावा बड़ी देग अकबर द्वारा, छोटी देग जहांगीर द्वारा, और ऐसे बहुत सारे और भी है। यदि साथियों इनकी जीवनी की बात पूछी जाए आपको, तो इनकी जीवनी जो है वो मुनिश अल अखा, मुनिश अल अखा, जो जहां आरा ने लिखी। ठीक है, जहां आरा द्वारा लिखी हुई। शेख उस्मान हारूनी आपके गुरु रहे हैं, और आपके शिष्य तो बहुत सारे हैं, जिसमें आपने नागौर वाले जो है सुल्तान तारकिन के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी जाने जाते हैं, और बहुत सारे इनके शिष्य रहे हैं। तो ये अपने यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में शॉर्ट में पढ़ लिया है, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मोइनुद्दीन चिश्ती जो ध्यान रखना है। इसके अलावा चिश्ती सिलसिले में आपके और बहुत सारे संत हुए, जैसे हमीदुद्दीन नागौरी का मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो भी इनके शिष्य थे। इसके अलावा बाबा फरीद हुए हैं, जिनके उपदेश जो है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, पंजाबी है ना, तो वो बलबन के दामाद भी थे। और इसके अलावा आपके महबूब इलाही यानी निजामुद्दीन औलिया, ये सारे जो है बहुत सारे इनके चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हुए हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये अपन ने शॉर्ट में काफी सारी चीजें जान ली। अब देखो अगला प्रश्न है, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, प्रस्थान त्रयी। ठीक है, इन तीनों पर प्रस्थान त्रयी लिखी जो किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है साथियों, ये लिखी किसने है? शंकराचार्य जी ने लिखी है। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई। चारों दिशाओं में 4 मठ, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की गई। इनके द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया, अद्वैतवाद का प्रतिपादन। ठीक है, यदि भक्ति आंदोलन की बात करें साथियों, तो भक्ति आंदोलन के जो यदि प्रणेता मतलब जिन्होंने शुरुआत की वो माने जाते हैं रामानुजाचार्य, लेकिन जो पृष्ठभूमि जो बनाई है वो शंकराचार्य जी द्वारा तैयार की गई है। तो शंकराचार्य जी को आपको इसलिए ध्यान में रखना है। रामानुजाचार्य जी की यदि बात करें तो श्री, देखो रामानुजाचार्य जी द्वारा जो मत दिया गया वो श्री संप्रदाय, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन की जो मुख्य देन थी साथियों वो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। ठीक है, मुख्य देन भक्ति आंदोलन की, भक्ति आंदोलन कह सकते हो आप, सूफी आंदोलन कह सकते हो, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। इसके अलावा जो है आपके ये ध्यान रखना, एक नयनार संत हुए और एक हुए आपके आलवार। जो शुरुआत जो हुई है वो दक्षिण से हुई है, उत्तर में लाने वाले जो थे आपके जो रामानंद जी थे उन्होंने उत्तर भारत में इसको फैलाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले थे रामानंद जी। ठीक है, अब ये जो नयनार है ना ये तो थे शैव, और ये जो आलवार थे ये थे वैष्णव। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, यदि किसी को याद है या नहीं, तो वो थी आवे 12 न से 63, आवे 12 न से 63, यानी कि आलवार, वैष्णव, नयनार, शैव, और ये 12 थी इनकी संख्या थी 63, आवे 12 न से 63। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है।
मतलब एक एक प्रश्न में आपको कम से कम 5-5 7-7 प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे एक प्रश्न लिखा है, इसके साथ में जब डिस्क्राइब हो रहा है तो उसके साथ में आपको 5 से 7 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू जी के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न और बहुत पूछा जाने वाला। अलख दरीबा, ठीक है। दादू जी के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। और दादू जी जो है अहमदाबाद साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे इनके, और इनके जो है 152 शिष्य थे और उसमें से भी 52 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा गया, जिन्हें 52 स्तंभ कहा गया। आपकी जो प्रधान पीठ है वो नारायणा, नारायणा या नरैणा या नरैणा, जो दादू खोल के नाम से प्रसिद्ध है। दादू खोल पूछ लिया जाता है कई बार। दादू खोल, दादू खोल जो है वो भैराणा की पहाड़ी पर है, भैराणा की पहाड़ी पर है, जो नरैणा के अंदर ही है, ठीक है ना। इनके पंच तीर्थ पूछ लिए जाते हैं कई बार। इनके 5 प्रसिद्ध स्थान है जो पंच तीर्थ कहलाए, पंच तीर्थ, जिनको याद ऐसे रखें, नरा, आसा, बरो, कल्याण, ठीक है। यानी कि देखो एक तो आ गया यहां से, तो आपके नरैणा, यहां से तो नरैणा या नारायणा कर देना, ठीक है। यहां से आएगा आमेर, आमेर, सांबर, सांबर, बैराणा, ठीक है, बैराणा और कल्याणपुर, कल्याणपुर। इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी इनके शाखाएं अलग अलग थी और सुंदरदास जी, रज्जब जी उनके शिष्य रहे हैं खूब सारे, तो वो सारी चीजें आपने पढ़ी भी होगी और पढ़ भी लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, सूरत संग्राम किसकी रचना थी? अगला प्रश्न है, सूरत संग्राम किसकी रचना थी? तो सूरत संग्राम जो रचना थी वो साथियों नरसिंह मेहता की थी, नरसिंह मेहता की रचना थी। इनकी एक और रचना थी नरसिंह मेहता की, वो थी वैष्णव जंतु तेने कहिए, वैष्णव जंतु तेने कहिए, प्रसिद्ध भजन रहा है ये। और ये जो भजन था साथियों, ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, महात्मा गांधी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए। एक रचना नरसिंह से याद आया कि एक नरसिंह मेहता, देखो नरसिंह मेहता नरसिंह जी रो मायरो, नरसिंह मेहता नहीं, नरसिंह जी रो मायरो, ये रचना पूछ ली जाती है, नरसिंह जी रो मायरो। ये कई जने मीराबाई समझते हैं, जबकि इसकी रचना जो की थी वो रत्ना खातिन ने की थी, रचना खातिन। लेकिन मार्गदर्शन यानी कि किसके निर्देशन में की? तो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खातिन ने की थी। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु के जो साथियों बचपन का नाम था वो था निमाई, बचपन का नाम था निमाई। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो था विश्वंबर, विश्वंबर। नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो ये मतलब उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव गजपति के समकालीन थे, इनके अच्छे मित्र थे प्रताप रुद्रदेव गजपति। इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु इनकी उपाधि थी, बहुत गोरे दिखते थे तो गौरांग महाप्रभु कहा जाता था। इन्होंने भजन में कीर्तन की शुरुआत की, भजन में कीर्तन की शुरुआत की। तो कीर्तन समझते हो ना, भजन के अंदर ये जो समझ गए आप, ठीक है। चलिए, तो कीर्तन की शुरुआत की। इनकी जो मृत्यु हुई वो रहस्यमयी तरीके से हुई। बताते हैं कि अपने शिष्यों को कह रहे थे एक समुद्र के ऊपर चलते हुए कि देखो मैं इस समुद्र पे चल सकता हूं। तो वे शिष्य चेला कह गए बाबा जी, गुरु जी आज मजाक खाची करिए। तो कह नहीं मैं चल सकता हूं, देखो। और देखते ही देखते वो समुद्र चलने लगे, क्या मैं दिख रहा हूं, आगे जाते रहे जाते रहे जाते रहे।
कि मैं दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ, और अंतिम एक दिव्य ज्योति के रूप में, मतलब जब तक नजरों से दिखते रहे तब तक ठीक है, उसके बाद में ओझल हो गए, ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है किताबों के अंदर, अपने मन से कुछ कही हुई बात नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाई? अब कई जना बीरा कहते हैं सब चावंड, चावंड तो बाद में बनी थी, उसके पहले एक अस्थायी राजधानी तुरंत बनाई थी। ठीक है ना, और सबसे पहले तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं, अस्थायी राजधानी जो बनाई वो आवरगढ़ को, बहुत अच्छा प्रश्न, आवरगढ़ को बनाई। ठीक है, कमलनाथ पहाड़ी पर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर या मानसिंह? अकबर। क्यों? शासक शासक एक साथ। ठीक है ना, मानसिंह सेनापति था, अकबर का सेनापति मानसिंह। मानसिंह ने भी सेनापतित्व कह कर लिया था, क्योंकि इंसल्ट हुई थी ना वहां उदय सागर की पहाड़ पर, वो हमसा कह दियो कि आप भी आना, आपके फुप्पा को भी लेकर आना। जन इंसल्ट हुई, मानसिंह के लड़न जाऊं तो मैं जाऊं, दूजो कोई नहीं जावे। आसफ खां इसके साथ में आया था, दोनों की ड्यूटी बंद की थी बाद में। ठीक है ना, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, तो इनका सेनापति हाकिम खां सूरी। इनका सेनापति हाकिम खां सूरी, हाकिम खां ही था। चलिए, तो ये जो है साथियों महाराणा, अब ये जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, वो 18 जून 1576। ठीक है, 18 जून 1576, लेकिन 21 जून 1576 भी पढ़ने को मिलता है। कहां मिलता है? गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में, गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को यह युद्ध हुआ, लेकिन 18 जून 1576 को यह युद्ध होता है। इसे हाथियों की लड़ाई भी कहा गया है ना, मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया, बहुत सारे इसको नाम दिए गए, बनास का युद्ध भी कहा गया, खूब सारे इसको नाम दिए गए। हल्दी घाटी का युद्ध जो है पूरा मैंने आपको एक पढ़ाया था व्यवस्थित तरीके से, देख लेना। ठीक है, चलिए, मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का जो था साथियों, वो था मुहर। ठीक है, अब ये जो मुहर जो था, ठीक है ना, ये मुहर जो सिक्का था ये 9 रुपए के बराबर था, 9 रुपए के बराबर था। एक सिक्का इलाही भी था, ठीक है ना, इलाही जो था वो 10 रुपए के बराबर था, 10 रुपए के बराबर था। एक था संसब, संसद जो था वो सबसे बड़ा सिक्का था, 101 तोले का, सबसे बड़ा 101 तोले का था। ये तो थे सोने के सिक्के, ये तीनों तो थे सोने के। एक था जलाली, ये चांदी का था, और ये चौकोर था, ये चौकोर था। ये जो सारे बताए हैं ये सारे अकबर के काल के सिक्के थे, अकबर के समय डाले गए, अकबर के काल के सिक्के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मुगल काल में वह भूमि क्या कहलाती थी जो जहां हर वर्ष खेती होती थी? हर वर्ष खेती होती थी। देखो 4 तरह की भूमि पढ़ने में आती है यहाँ पे, एक तो थी पोलज, एक थी पड़त, एक थी चज्जर या छज्जर भी कह दिया जाता है, चज्जर, और एक थी बंजर। ठीक है ना, तो पोलज जो थी वहां पे हर वर्ष खेती होती थी, हर वर्ष खेती होती थी। ये पड़त जो थी हर दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष खेती। यहां पे 2 से 3 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, और यहां पे खेती नहीं। बंजर में क्या खेती होगी? तो खेती नहीं होती थी।
तो ये पोलज पड़त चज्जर बंजर, इस तरीके से आपको क्रम भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपके ये क्लियर हो पाएगी। ठीक है ना। देखो हाकिम का सूरी जो था वो तो था आपके हल्दी घाटी के युद्ध में, और जो आपका खानवा का युद्ध हुआ उसमें भी मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ी सी चीजें मिक्स हो जाती है, मेरे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा था, मैंने कहीं गलत तो नहीं बता दिया, फिर याद आया कि अच्छा खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती था और यहाँ पे हाकिम का सूरी। क्लियर होते हुए भी ये कंफ्यूजन होता है, जब हमारे साथ में हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा जहां पे सेम सेम चीजें हो ना वहां हाथों हाथ कंफर्म करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ऐसी इमारत है जो जिस शासक के शासन काल में बनी उस शासक का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसका कोई योगदान उसमें नहीं है, ये अकबर के काल की इमारत है और इसका जो निर्माण करवाया वो हाजी बेगम ने करवाया। ठीक है, हाजी बेगम ने करवाया। ठीक है, इसका जो वास्तुकार था साथियों, वास्तुकार जो था वो था मीरक मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास। चार बाग शैली का प्रयोग किया गया इसमें, चार बाग शैली का प्रयोग। ठीक है, ये मुगल बादशाहों का कब्रगाह कहलाया, मुगल बादशाहों का कब्रगाह क्यों कहलाया? क्योंकि इसके अंदर, इसके मतलब जो हुमायूं का मकबरे का जो दायरा है उसके अंदर 6 मुगल बादशाहों को दफनाया गया, इसलिए मुगल बादशाहों का कब्रगाह कहलाया। जो आपके 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह जफर को यहां से गिरफ्तार किया था। ठीक है ना, यहां आके छुप गया था तो यहां से गिरफ्तार किया। इनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने इनके सामने गोली मार दी और इनको फिर रंगून भेज दिया था, और जब वहां रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, और इनके सेनापति जो थे वो बख्त खां थे। फिर यहाँ पे मतलब इनको मतलब यहाँ इस देश में 2 गज जमी भी नसीब नहीं हुई, तब ये जफर नाम से जो है लिखते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा भी था कि कितना बदनसीब है तू है जफर, 2 गज जमी भी नसीब न हुई कुएं यार में, यानी कि स्वदेश में जो है यहाँ इस देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, जहां पे जन्म हुआ वहां मृत्यु के बाद जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये हुमायूं के मकबरे के बारे में थी जो ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल और तुर्की सुल्ताना का महल किस मुगल सम्राट ने बनवाया? बताओ देखें, किस मुगल सम्राट ने बनवाया? फतेहपुर सीकरी की अधिकांश इमारतें बनवाई है अकबर ने। ठीक है, अकबर ने बनवाई। चलिए फतेहपुर सीकरी की एक ट्रिक बताता हूं। दीदी जोधा, दीदी जोधा, तुम शेख को वीजा से बुला दो। ये है फतेहपुर सीकरी की ट्रिक। ठीक है, अब ये दीदी जोधा जो लिखा है ना, इसका मतलब है दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, यहां से ये तू है। ठीक है ना, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और बीरबल महल, बीरबल महल। ठीक है, जामा मस्जिद,
एक रूहानी इमारत कहा गया जिसे, जामा मस्जिद, ठीक है, और बुलंद दरवाजा। अब बताओ कहाँ अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने एक लाइन याद की और सारे सारे याद है, कंफ्यूज होने का कहीं काम ही नहीं। इसके अलावा एक पंचमहल भी था जो बौद्ध शैली में बना हुआ था, ठीक है, वो भी यहीं पे था, तो वो भी याद रखें। ठीक है, चलिए ये आपके कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुगल कालीन किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बनने लायक प्रश्नों में से, ठीक है। नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के समय ही है, ठीक है ना। जहांगीर के समय जो ये उपाधि दी गई है साथियों, ये दी गई है मंसूर को। मंसूर को, और मंसूर जो है वो पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के, पशु पक्षियों में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, सारे पशु पक्षियों के चित्र और प्रकृति के चित्र बनाने में माहिर था। एक इसके समय में और हुआ जिसका नाम था अबुल हसन, ये आकारिजा का पुत्र था, ठीक है ना। आकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की गई थी। तो अबुल हसन को जो देखो नादिर उल अस्र की उपाधि उसर की तो इसको दे दी, और इसे जो दी गई थी वो नादिर उल जमा, नादिर उल जमा की उपाधि इसे दी गई। और ये जो था व्यक्तिगत चित्र बनाने में माहिर था, व्यक्तिगत चित्र बनाने में माहिर था। जहांगीर इतना बड़ा चित्रकला का प्रेमी था कि वो कहता है कि मुझे एक ऐसा चित्र बनाकर दो जिसमें सारे चित्रकारों ने अपनी अपनी कला दिखाई हो, लेकिन मैं एक एक भाग को देखकर बता सकता हूं कि ये कौन से चित्रकार की चित्रकारी है। इतना ये इसमें माहिर था। इसके अलावा जहांगीर को तो विद्वान शराबी भी कहा गया है, ठीक है ना। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। बहुत सारी चीजें हैं। 1857 की क्रांति की नियोजित तिथि क्या थी, बताइए देगा। देखो नियोजित तिथि थी साथियों 31 मई 1857, मतलब नियोजित होनी तो थी इस दिन, लेकिन हुई कब और क्रांति हुई कब? क्रांति हुई 10 मई 1857। तो असफल होने का एक कारण तो यही है कि समय से पहले। अब आपको रीट की डेट दी गई है 23 जुलाई, और पता चले आपको 13 तारीख को कि 15 को ही देनी है अब तो एग्जाम, तो आपकी कहीं ना कहीं पूरी वो रणनीति। तो एक कारण ये भी था कि क्रांति के असफल होने का कारण एक ये भी था। लेकिन क्रांति की यदि पहली घटना पूछी जाए, पहली घटना पूछी जाए तो बैरकपुर छावनी में। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे, ठीक है ना, मंगल पांडे था। 29 मार्च 1857 को बाग और ह्यूसन की गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल, ये 29 मार्च की घटना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी। इसके साथ में मंगल पांडे का साथी था एक ईश्वरी पांडे। उसको भी साथ में फांसी दे दी गई, ठीक है ना। ये चीज है जो पहली घटना अलग है, शुरुआत कहां से हुई वो अलग है, सारी तिथियां अलग अलग है, ठीक है। तो 4 तिथियां ध्यान रखनी। 31 मई 1857 नियोजित तिथि थी, 10 मई 1857 ये जब क्रांति शुरू हो गई वो है, और 29 मार्च 1857 को बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, ठीक है। बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी किसने? मंगल पांडे ने, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, साथ में ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई।
मेन तत्कालिक कारण जो था वो ब्राउन ब्राउज की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, जिसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैल गई थी कि उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई, जो चिपचिपा पदार्थ निकलता था वो गाय और सुअर की चर्बी है, ऐसा कहा गया। तो हिंदू मुस्लिम दोनों में रोष पैदा हो गया और इसके बाद में क्रांति तो आप जानते ही हो पूरी पूरी फिर अपन ने पढ़ी है क्रांति को अच्छी तरीके से, है ना। ये है रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह काम में लिए गए थे, ठीक है। रोटी आम जनता में और कमल सैनिकों में फैलाई गई थी। ये फैलाने का काम सन्यासियों ने किया था, जो साधु संत होते हैं सन्यासी, उन्होंने, क्यों, उन पे कोई शक नहीं करता है, तो वो उन्होंने जो है इसका प्रचार किया। उस समय सेनापति बख्त खां था, शासक बहादुर शाह जफर, और ये सारी चीजें हैं। वहां का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ठीक है ना। यहाँ पे वायसराय भारत में कैनिंग था, महारानी विक्टोरिया थी। ये सारी चीजें हैं, आपको याद होगी, है, मुझसे ज्यादा आपको याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, 7 करोड़ रुपए के लिए वेद भाष्य भूमिका, गौ करुणा निधि और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी। अब देखो ये सत्यार्थ प्रकाश मैंने यहाँ पे जोड़ा शब्द, तब तो काफी जनों के लाइट की बत्ती जल गई और 7 करोड़ हासिल कर ली उन्होंने हाथों हाथ। बाकी ये नहीं जोड़ता ना, तब इन पे ध्यान कम देते हैं कि वेद भाष्य भूमिका, गौ करुणा निधि ये किसकी रचना है। डायरेक्ट ये आ जाए तो क्या करोगे। जब यहाँ पे ये आ गया तब तो पता चल जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है साथियों, वो दयानंद सरस्वती की है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना की गई कब की गई, 1875 में। कहां की गई, मुंबई में की गई, ठीक है। ये सत्यार्थ प्रकाश जो इन्होंने लिखी, वो लिखी उदयपुर में, लिखी, लेकिन इसका प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन अजमेर में हुआ। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। ये जोधपुर आए थे जसवंत सिंह द्वितीय के यहां पे इन्हें नन्ही जान नाम की वेश्या ने, जो रसोईया था एक, जिसका नाम था, अच्छा ये यहां पे मैं लिख देता हूं मुंबई, ठीक है, याद रहेगा आपको। रसोई जगन्नाथ के हाथों जहर दे दिया। इतिहासकार बताते हैं कि ये जसवंत सिंह द्वितीय जो था, इस नन्ही जान के प्रेम में बहुत पागल था, और एक बार नन्ही जान की पालकी को ढोते हुए दयानंद सरस्वती ने देखा तो इसे बहुत सुनाया था, तो इसलिए, और नन्ही जान के लिए कुतिया शब्द का भी प्रयोग किया, ऐसा भी कई पुस्तक वाले लिखते हैं। तो इससे नन्ही जान नामक वेश्या थी, वो गुस्सा हो गई और उन्हें पिसे हुए कांच दयानंद सरस्वती को पिला दिए, और उसके बाद में इनकी 1 महीने बाद मृत्यु हुई। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म जो है गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनके बचपन का या मूल नाम कहे तो इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था, और इनके गुरु जो थे वो विरजानंद जी थे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है, ठीक है। और अब जो है 1863 को इनका जन्म हुआ था। 1893 के अंदर शिकागो धर्म संसद में ये शामिल हुए थे, शून्य पर अपना व्याख्यान दिया था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, ठीक है। विवेकानंद नाम दिया खेतड़ी के अजीत सिंह जी ने, खेतड़ी महाराज।
अजीत सिंह जी ने विवेकानंद नाम दिया। 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु जो थे वो परमहंस तोतापुरी थे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आप जानकारी रखें। ठीक है। चलिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बनता है प्रश्न ऐसे कैसे। ठीक है। 1793 में कॉर्नवालिस के समय ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो 19% हिस्से पर लागू थी उस समय। इसके अलावा साथियों, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये भी दो व्यवस्थाएं थी। तो जो महालवाड़ी थी साथियों वो 30% हिस्से पर थी, और ये जो थी आपके 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी थी। रैयत का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है। यानी कि सीधा ही किसानों से जब वो टैक्स लिया जाता है तो वो रैयतवाड़ी में होती है। और महालवाड़ी यानी एक स्पेशल दायरा फिक्स कर दिया, उसमें फिर कोई जमींदार है या कोई व्यक्ति है वो टैक्स इकट्ठा करके देगा, तो फिर वो महालवाड़ी होगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के 3 चरण थे। ठीक है। कितने चरण थे? तो 3 चरण थे। सबसे पहला चरण था वाणिज्यिक चरण, दूसरा था औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण, और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद चरण। ये जो चरण था इसका टाइम पीरियड था साथियों 1757 से 1813। ये जो औद्योगिक चरण था ये शुरू होता है 1813 से लगाकर 1858। और ये जो है वैसे 1858 से होता है, लेकिन 1860 से माना जाता है। और 1860 के बाद ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों में सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सती प्रथा पर साथियों जो रोक लगाई गई वो विलियम बेंटिक द्वारा, प्रयास इनके थे। तो इन्होंने मतलब देखा, इनके बड़े भाई थे जगमोहन। ठीक है। इनके बड़े भाई थे जगमोहन, और जगमोहन की पत्नी को सती होते देखा। तो ये विचलित हुए वहां से, और इन्होंने फिर प्रयास किए। इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक द्वारा ये ध्यान रखना, ये ऐसे पूछा जाता है नियम 17 के तहत, बहुत बार प्रश्न बनाइए, नियम 17 के तहत रोक लगाई गई। और जो राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की गई, और ये किए कहां? कलकत्ता में। इनकी मृत्यु जो होती है, राजा राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है, और इनके स्मारक पर हरि के लिए नाटक की पंक्तियां लिखी है। हरि के लिए नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। इन्हें इंग्लैंड भेजा था, खुद के इनके वो प्रिवी पक्ष कम कर दिए थे अकबर द्वितीय के, तो उन्होंने भेजा था इनको इंग्लैंड। तो ये थोड़ा राजा राममोहन राय के बारे में ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब। अच्छा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। रिटायर्ड सैनिक अफसर था वहां का। ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम की दिमाग की उपज माना जाता है इसे। एक तरीके से ये सेफ्टी वॉल का काम करती थी। देखो, एक तो क्या है कि क्रांतिकारी घटनाएं उस समय खूब हो रही थी, तो कभी यहां से हुई कभी वहां से हुई, तो अंग्रेज इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। उन्होंने सोचा एक संस्था ऐसी होना कि सारी सारी वहीं से ही हो, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बनाने के लिए कहा गया, तो इसलिए इसे लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल का दर्जा दिया कि ये तो इनका सेफ्टी वॉल है। तो सेफ्टी वॉल किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ साथियों गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुआ। और प्रश्न जो अपना है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इस समय भारत के वायसराय थे डफरिन। ठीक है, डफरिन थे। और प्रथम अध्यक्ष जो बने इसके, प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बिसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो पहला विभाजन हुआ साथियों 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस समय यहां पे दो दलों में बट गई कांग्रेस। एक तो हो गया गरम दल और एक हो गया नरम दल। जैसे नाम है वैसे ही है, ये उग्रवादी घटनाओं उग्रवादी विचार वाले थे, और ये जो थे वो उदारवादी विचार वाले थे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना साथियों 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई। ठीक है, इसमें इनके सहयोगी जो थे वो सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना इनके सहयोगी थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और क्या है, कुछ रहा तो नहीं इसके अंदर? एक लाला हरदयाल से मिलता जुलता शब्द आता है जयदयाल। ठीक है, वो जयदयाल और मेहराब का कोटा के क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति में। ठीक है ना, जयदयाल और हरदयाल में कंफ्यूज मत होना। चलिए, एक और स्लाइड है, अंतिम स्लाइड है ये। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो साबरमती के संत महात्मा गांधी, जो 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, तो ये आप परिचय तो आप सभी जानते होंगे, अपन मुख्य मुख्य बातें बता देते हैं इनकी। ठीक है, चलिए, तीन उपाधियां ध्यान रखनी है आपको। एक तो इनकी, एक तो राष्ट्रपिता, एक महात्मा, और एक बापू। वैसे तो देखो बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन तीन मुख्य वो तो आपको ध्यान रहनी ही चाहिए। बापू की उपाधि जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी। ठीक है, ये जो थी महात्मा की वो रविंद्रनाथ
टैगोर द्वारा दी गई, ठीक है। और ये जो थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। चलिए 1896 से भारतीय मुद्रा, ठीक है ना, नोटों पर प्रकाशित होने लगी। चलिए गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? देखो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया ये पूछा गया। दांडी मार्च प्रारंभ किया, दांडी मार्च अंत हुआ ना, वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो दांडी मार्च जो प्रारंभ किया है साथियों, इसका आपके उत्तर है 12 अप्रैल 1930, ठीक है। और 12 अप्रैल 12 अप्रैल नहीं है, सॉरी 12 मार्च 1930। और फिर जो है ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए, ठीक है, दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है ना। सरोजनी नायडू ने इनको कहा भी था, विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। विधि भंजक यानी विधि यानी नियम, कानून, नमक कानून तोड़ने वाले, ठीक है ना। तो इनके सिमिलर और बहुत सारी नमक यात्राएं हुई। और इस समय जो है ये अपने 78 साथियों के साथ 24 दिन में ये यात्रा पूरी करके 200 मील का सफर तय करके वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक का सफर है। चलिए 1909 में लंदन से अफ्रीका लौटते समय गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है इन्होंने। ध्यान देना कि लंदन से अफ्रीका लौटते समय, भारत लौटते समय नहीं है, भारत ये लौटे थे 22, देखो अफ्रीका से भारत ये 22 वर्ष के प्रवास के बाद। अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे और मुंबई के अपोलो बंदरगाह उतरते हैं ये, ठीक है ना। और इसीलिए ये जो 9 जनवरी है ना, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया? देखो 1919 की बात है, एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी जब चाहो गिरफ्तार कर लो, जब चाहो उसको सजा सुना दो, वो वाला। तो इसका विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग के अंदर। 13 अप्रैल 1919। इस समय जो है जनरल ओडवायर के आदेश पर, और वहां पे सेनापति जो था जनरल डायर था, उसके वहां पे सैनिकों को निर्देश दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। वहां पे 1600 राउंड फायरिंग करवाई गई और उसमें काफी सारे लोग मारे गए। और वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से सभा चल रही थी। तो वो सारी चीजें, तो उसकी जांच के लिए, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी बनाई गई। हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी क्या कहता है? जनरल डायर दोषी नहीं है, मतलब दोषी तो ठहराया, लेकिन बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थी इंग्लैंड की, उसने इसको शाबाशी दी, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का और स्वार्ड्स ऑफ ऑनर उपाधि से सम्मानित किया वगैरह वगैरह, ठीक है। और बताते हैं बिल्कुल कम 379 लोग मारे गए। फिर इसके मतलब समानांतर एक कमेटी और बनी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, जिसे कहा जाता है तहकीकात कमेटी। तहकीकात
कमेटी, जिसने बताया कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है, और नियत निर्दोष लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें बताई गई। तो आज की साथियों इस क्लास के अंदर काफी सारी चीजें आपके कवर हुई होगी, और मैं खुद भी चेक कर लूंगा कहीं कोई बाय डिफॉल्ट कोई गलत फैक्टर नहीं आ गया हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट दिमाग में चलते हैं, तो उस समय हो सकता है कोई ऐसा आया हो, तो मैं उसको चेक करके टेलीग्राम पे वापस तुरंत ही आपको घंटे भर में ये चीज बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे निश्चिंत रहो, पूरी व्यवस्थित ही क्लास होती है, ऐसे बहुत कम परसेंटेज होते हैं जहां पे क्लास के अंदर आपको कुछ गलत फैक्ट गलती से भूलवश बता दिया जाए। चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा ही है, और आप खुद भी होशियार हो, आप खुद भी पकड़ लेते हो, यहाँ विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, ऐसे गलत बता थोड़ी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़िया है साथियों, आज की ये मेगा क्लास है, आपकी 1 घंटे की क्लास लगभग हो गई है, और काफी सारे फैक्ट इसमें आपके पास में आ गए हैं, और ऐसी ही एक क्लास कल देते हैं, देखिए किसकी सेट होती है वो बताता हूं मैं, और कल एक और क्लास आपको ऐसी की ऐसी मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।